डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं यहाँ वर्ल्ड विनर एकेडमी में, जो एमपी नगर जोन 2 में है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और काफ़ी समय से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए और मेरा अनुभव ये है कि यहाँ की जो फैकल्टी है, सभी विषयों की, सभी सब्जेक्ट्स की, ये सारे एक्सपीरियंस्ड टीचर यहाँ पर हैं। मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मुझे लगभग 50 साल का अनुभव है इंग्लिश पढ़ाने का, जिसमें से लगभग 20 साल मैं विदेश में, अफ्रीका में एक देश है इथोपिया, वहाँ भी पढ़ा के आया हूँ अफ्रीकन्स को। तो इंग्लिश की जहाँ तक संबंध है, मैं ये अनुभव करता हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इंग्लिश सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम इसको समझ लेते हैं। सिर्फ एक हमको सिस्टेमैटिक तरीके से सीखना होता है। और दो ही मुख्य चीज़ें इंग्लिश में सीखने वाली होती हैं। एक होती है शब्दों का ज्ञान। कोई भी भाषा सीखनी हो, उसमें शब्दों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं शब्दों को हम जब जोड़ते हैं तो एक वाक्य का रूप हो जाता है। और जब हम एक के बाद एक वाक्य बनाते चले जाते हैं तो वो हमारी भाषा बन जाती है। तो हमें ये सीखना होता है दो भागों में। एक तो शब्दों का ज्ञान हमें बढ़ाना है, जो कि यहाँ पर हम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अपनी ओर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी दे सकते हैं, हम उनको देते हैं। और अगर बच्चों खुद नए शब्दों को लेके आते हैं और उनको अगर परेशानी आती है, तो हम उनकी मदद करते हैं उनके अर्थ जानने में। शब्दों को पहचानना और उनके अर्थ जानना और उसके अनुसार, उनके नियम के अनुसार वाक्यों में प्रयोग करना, यही एक बेसिक चीज़ है जो हमें सीखनी। तो सबसे पहले जब हम शब्दों की बात करते हैं, तो इंग्लिश भाषा में कुल शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है शब्दों के प्रकार। कुल मिला के शब्द 9 प्रकार के होते हैं जो हमें पहचानने होते हैं। वो होते हैं एक नाउन, संज्ञा जिसको अपन कह देते हैं। दूसरे प्रोनाउंस, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तीसरे होते हैं वर्ब्स, जिसको हम क्रिया कहते हैं। चौथे होते हैं एडजेक्टिव्स, जिसको हम विशेषण कहते हैं। पांचवे होते हैं एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठे होते हैं कंजंक्शंस, जो हम दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। शब्द, उनको हम कंजंक्शन कह देते हैं। और सातवें होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशंस जो होती हैं, ये किसी भी एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे सामने हो तो हम उसके लिए बिफोर यूज़ कर लेते हैं। कोई चीज़ पीछे हो तो हम उसके लिए बिहाइंड यूज़ कर लेते हैं। कोई चीज़ एक चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है तो हम इन यूज़ कर लेते हैं। इस तरह ये शब्द होते हैं जो हमें स्थिति बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं प्रेपोजिशंस। आठवें प्रकार के शब्द होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप एसआई की परीक्षा लें, चाहे आप एसएससी की परीक्षा ले रहे हो,
चाहे आप एनडीए सीडीएस की परीक्षा ले रहे हो, कोई भी परीक्षा जो आप लेते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर और प्रेपोजिशंस के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम ये दो टॉपिक करवाते हैं यहाँ पर, तो बच्चों को बहुत अच्छे से नोट्स भी देते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी देते हैं, ताकि उनको ये अच्छे आ जाए। जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं वहाँ प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजंक्शन का बहुत प्रयोग होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे प्रकार के शब्द होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, एक ए, एक एन और एक द। ये 3 ही शब्द होते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं। ये एक प्रकार के विशेषण का काम ही करते हैं जो नाउन के साथ लगाए जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दा लगाना है। और 9वें प्रकार के शब्द होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन शब्द। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। जो शब्द हम अपनी भावना को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन शब्द कह देते हैं। जैसे बच्चे खुश होते हैं तो अपने मुंह से निकालते हैं हुर्रे। हुर्रे एक शब्द है, इसके पीछे ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है, हुर्रे। इस तरह कोई दुखी है, परेशान है, तो वो अपने मुंह से निकालेगा एलास, मैं बर्बाद हो गया। क्या कोई हैरान है तो वो अपना शब्द निकालेगा वाह, WAH, वाह, क्या बात है। तो इस तरह के ये जो कुछ ज़्यादा शब्द नहीं होते, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रकार के शब्द जो होते हैं वो होते हैं एक नाउन, ठीक है, और एक क्रिया और एक एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कोई लंबा है तो अपन टॉल बोल देते हैं, कोई मोटा है तो अपन फैट बोल देते हैं, कोई नाटा है तो हम शॉर्ट बोल देते हैं, कोई पगला है तो हम क्रेजी बोल देते हैं, कोई चीज़ अच्छी है तो हम इम्पोर्टेंट बोल देते हैं, कोई सुंदर है तो ब्यूटीफुल बोल देते हैं। ये सब शब्द विशेषण होते हैं। तो हर प्रकार के शब्दों के इसी तरह एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है, क्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए होते हैं कि वो क्रिया कैसे हुई, क्रिया कहाँ हुई, क्रिया कब हुई। वो सब जानकारी जो क्रिया के बारे में दी जाती है उसको अपन एडवर्ब का नाम दे, क्रिया विशेष। तो ये 9 प्रकार के शब्दों को हमने पहचानना होता है। और दूसरी बात, हम ये एक प्रैक्टिस और करनी होती है कि हम एक प्रकार के शब्द से दूसरे प्रकार का शब्द बना लेते हैं चेंज करके। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक शब्द होता है ब्यूटीफुल। हमें पहचानना है ये ब्यूटीफुल शब्द क्या है ताकि हम उसके अनुसार हम इसको प्रयोग कर सके वाक्य के अंदर। ब्यूटीफुल शब्द जो है ये एक विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है। जब हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी, उसको सुंदर बताना है, तो हम ब्यूटीफुल बोल देंगे कि ये आपकी ड्रेस ब्यूटीफुल है, ये पक्षी ब्यूटीफुल है, ये स्थान ब्यूटीफुल है, गाड़ी ब्यूटीफुल है, कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल हो सकती है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसी को, और हमने इससे क्या बना लिया, इससे हमने बना लिया ब्यूटीफुल्ली, एक LY पीछे और डाल दिया। तो ये एक नया शब्द बन गया जो कि एक एडवर्ब है अब। और हमें पता है एडवर्ब हम किस लिए यूज करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते समय। तो जब भी हमें क्रिया के बारे में बताना है तो ब्यूटीफुल्ली, जैसे वो सुंदर लिखती है, शी राइट्स ब्यूटीफुल्ली, वो खुद सुंदर है तो हम ब्यूटीफुल कह देंगे। वो लिखती सुंदर है, मुस्कुराती सुंदर है, हंसती सुंदर है, क्रिया के बारे में बताना है तो ब्यूटीफुल्ली से बताएंगे। इसी को हमने थोड़ा सा और बदल दिया, हमने उसका बना दिया खाली ब्यूटी। अब ये शब्द दूसरा बन गया, ये 9 प्रकार के शब्दों में से ये दूसरा शब्द बन गया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया नाउन। अब इसका वाक्य में प्रयोग बदल जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है वो अलग हम बात करेंगे टॉपिक पे, लेकिन ये नाउन बन गया हमारा ब्यूटी। इसी को हमने थोड़ा सा और बदल लिया, अब हमने कर दिया ब्यूटीफाई।
ब्यूटीफाई। अब ये शब्द क्या बन गया? अब ये शब्द क्रिया बन गया, ये क्रिया बन गया शब्द। ब्यूटीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना, सजाना, उसको ब्यूटीफाई करना बोलते हैं। तो हमने एक ही शब्द से 4 शब्द बना लिए, तो हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये एक प्रैक्टिस जरूर हम भी यहाँ कराते हैं, क्लास में भी हम लोग कराते हैं बच्चों को, ताकि नए नए शब्द बच्चों को पता चलते जाएं और बच्चों का शब्दों के बारे में ज्ञान बढ़ जाए। तो ये 9 प्रकार के शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, इनको पहचानना, और हम हेल्प करते हैं उनको पहचानने के लिए। उनको और नोट्स दिए जाते हैं बच्चों को, उनको और समझाया जाता है और डिटेल में हम बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक में क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में। तो जब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे तो ये क्रिया शब्द जो होती हैं शब्द, एक बात का ध्यान रखना, क्रिया जो है ये वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है। कोई भी वाक्य क्रिया के बगैर नहीं बनता, क्रिया का होना जरूरी होता है वाक्य के अंदर। लेकिन हम क्रिया को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रियाएं, इंग्लिश में कहते हैं हम मेन वर्ब्स। मुख्य क्रियाएं जितनी भी करने वाली क्रिया होती हैं, जो हमें किसी भी काम को करना बताते हैं, खेलना है, जिस भी हिंदी में शब्द में पीछे ना आ जाए, खेलना, पढ़ना, आना, जाना, लिखना, सोना, भागना, बातें करना, लड़ना, झगड़ना, जिसके पीछे ना आ जाए वो मुख्य क्रिया हो जाएगी। और हर मुख्य क्रिया जो है ये 5 रूप में लिखी जाती है, जो कि टेंस के अनुसार प्रयोग होती है। क्रिया काल के अनुसार, क्रिया ही काल बनाती है और काल के अनुसार ही हमें क्रिया का रूप प्रयोग करना होता है। तो हमें क्रिया के रूप देखने हैं। और दूसरे प्रकार की क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहले हम बात करेंगे मुख्य क्रियाओं की। कोई भी मुख्य क्रिया हो, जैसे ही हमें पहचाना कि यह मुख्य क्रिया है, इसके 5 रूप होंगे, वो हमें पता होने चाहिए। काल के अनुसार कहीं पर क्रिया का पहला रूप लगाना है, कहीं दूसरा लगाना है, कहीं तीसरा लगाना है, कहीं चौथा लगाना है, कहीं 5वां लगाना है। 5 रूप में क्रिया होती है। जो क्रिया का मूल शब्द होता है, जहां से वो शब्द निकलता है, शुरू होता है, उसको हम कहते हैं उस क्रिया का प्रेजेंट रूप, वर्तमान रूप। हम अपनी सहूलियत के लिए उसको नाम दे देते हैं क्रिया का पहला रूप। वास्तव में ये प्रेजेंट रूप कहलाता है। दूसरा रूप होता है जिसको हम कहते हैं पास्ट रूप, जो पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, बीते हुई बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपनी सहूलियत के लिए हम इसको नाम दे देते हैं क्रिया का दूसरा रूप। वास्तव में यह पास्ट रूप होता है। तीसरा रूप होता है जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल रूप, पीपी रूप, पास्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट टेंस बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपनी सहूलियत के लिए हम इसको क्रिया का तीसरा रूप नाम दे देते हैं। ये 3 मुख्य रूप होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। इसका कोई एक नियम नहीं है जिससे हम सभी क्रियाओं का ये 3 रूप प्राप्त कर लें। जैसे मान लो मैं एक क्रिया शब्द लेता हूं लिखना। लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूल शब्द क्या है? राइट। राइट जो है ये उस क्रिया का पहला रूप है, प्रेजेंट रूप है। इसका जब हम पास्ट रूप बनाना चाहते हैं, दूसरा रूप बनाना चाहते हैं, तो वो हो जाता है रोट। इसका जब तीसरा रूप बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल रूप क्रिया का तीसरा रूप, वो हो जाता है रिटन। ये 3 मुख्य रूप हैं, राइट, रोट और रिटन। इनके अलावा 2 रूप और होते हैं
जो पहले वाले रूप से बनाए जाते हैं उनमें से एक रूप को हम कहते हैं TPS रूप, थर्ड पर्सन सिंगुलर। खुद को छोड़ के सामने वाले को छोड़ दो, कोई भी तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है और वो एक वचन का व्यक्ति है, वो जो क्रिया करता है वहां पर ये लगाया जाता है। जहां हिंदी में हम कहते हैं ता है या ती है, उसमें करना क्या होता है, जो इसका मूल शब्द है इसके पीछे एस या ES लगा दिया जाता है, तो ये बन जाता है TPS रूप, राइट्स। और एक ING रूप होता है पांचवा, इसको हम इंग रूप कहते हैं, और वो हो जाता है राइटिंग। ये जो दो रूप हैं, S वाला रूप और ING वाला रूप, ये याद करने की जरूरत नहीं होती। जो भी हमारा मुख्य रूप है, मुख्य शब्द है, उसी में S लगा देंगे तो ये रूप बन जाएगा, उसी में ING लगा देंगे तो ये रूप बन जाएगा। याद हमको ये तीन करने पड़ते हैं क्योंकि इनका सबका अलग अलग नियम है। जैसे इसमें तीनों रूप अलग अलग हैं, कईयों में दूसरा और तीसरा रूप एक साथ एक जैसे हो जाते हैं। जैसे एक शब्द होता है सोना, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीप। स्लीप का जो दूसरा रूप होता है वो होता है स्लेप्ट, और तीसरा रूप भी स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, बस याद कर लेना है हमको, और इसका अर्थ जानना है सोना। और S वाला रूप बनाने के लिए ये जो पहला रूप है इसमें S लगा देंगे तो ये S वाला रूप हो जाएगा स्लीप्स, सोता है या सोती है। और ING वाला रूप बन जाएगा स्लीपिंग। 5 रूप हो गए। हर क्रिया के 5 रूप होने हैं, ये हमको याद करने पड़े। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें पहला और तीसरा रूप एक समान हो जाते हैं। जैसे आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम। इसका जो दूसरा रूप है, पास्ट रूप है, वो होता है केम। इसका तीसरा रूप है वो फिर वापिस कम हो जाता है। तो जहां हमको क्रिया का पहला रूप लगाना है वहां भी कम लगाएंगे, जहां तीसरा रूप लगाना है वहां भी कम लगाएंगे। ये रूप किसके अनुसार प्रयोग होते हैं, टेंस के अनुसार। हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, कौन से काल की बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसके अनुसार ये रूप लगाए जाए। फिर कई क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें तीनों रूप एक जैसे होते हैं। जैसे एक शब्द होता है पुट, किसी चीज को कहीं डालना। इसके तीनों रूप एक ही है, पहला रूप भी पुट है, दूसरा रूप भी पुट है, तीसरा रूप भी पुट है। S वाला रूप हो जाएगा पुट्स, और कम का S वाला रूप क्या हो जाएगा, कम्स और कमिंग। 5 हो गए। पुट का पुट्स और पुटिंग, 5 रूप, हर क्रिया के 5 रूप मिलेंगे आप। दूसरी बात, कभी कभी क्रिया का जो दूसरा और तीसरा रूप होता है ये उसके अर्थ के ऊपर भी निर्भर करता है, अर्थ के अनुसार। जैसे एक उदाहरण है, एक शब्द होता है हैंग। इसके 2 अर्थ होते हैं क्रिया के रूप में। एक हैंग का अर्थ होता है लटकना या किसी चीज को लटकाना। बच्चे लटकते हैं लंबे होने के लिए, उसको लटकना बोलते हैं। किसी चीज को हम लटका देते हैं, कपड़े खूंटी पर लटका देते हैं, तो लटकना या लटकाना। जब हम हैंग वर्ड को लटकना या लटकाने के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका जो दूसरा और तीसरा रूप होता है वो होता है हंग। हैंग, हंग और हंग। एस वाला रूप हो जाएगा हैंग्स, ING वाला रूप हो जाएगा हैंगिंग। 5 रूप। लेकिन एक हैंग शब्द का अर्थ जो होता है वो फांसी देना भी होता है, या फांसी पे चढ़ जाना या फांसी पे लटका देना, फांसी देना या फांसी पे लटकना। जब हम हैंग शब्द को फांसी के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका दूसरा और तीसरा रूप जो होते हैं, पहला रूप वही रहेगा, दूसरा रूप इसका हो जाएगा हैंग्ड, तीसरा भी हैंग्ड। एस वाला रूप सेम रहेगा,
आईएनजी वाला रूप भी सेम रहेगा, पहला रूप भी सेम रहेगा, सिर्फ दूसरा और तीसरा बदलते हैं क्रिया के अनुसार। तो ये ध्यान रखना है कि इसके रूप कैसे होते हैं। और सबसे अच्छी जो सोर्स है ये जानने की डिक्शनरी है। अगर हमारे पास डिक्शनरी अच्छी हम देख सकते हैं, नहीं तो टीचर्स होते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि रूप क्या है। फिर कभी कभी किसी क्रिया का जो दूसरा रूप होता है वो एक दूसरी क्रिया भी बन जाती है। जैसे एक क्रिया होती है देखना, इसका दूसरा रूप जो होता है वो होता है सॉ, इसका तीसरा रूप होता है सीन, एस वाला रूप होता है सीज, आईएनजी वाला रूप होता है सींग। 5 रूप हो गए। लेकिन सी का जो दूसरा रूप सॉ है ये एक दूसरी क्रिया भी है और वो एक नाउन भी है। सॉ, सॉ का अर्थ जो नाउन के रूप में होता है इसका अर्थ होता है आरी। सौ आरी को बोलते हैं। और सौ जो है ये क्रिया भी है जिसका अर्थ होता है आरी से काटना। सौ जो है ये सी का दूसरा रूप भी है और सौ एक दूसरी क्रिया शब्द भी है। इसके फिर अपने 5 रूप अलग से हो जाएंगे, जैसे सौ, सॉड, तीसरा रूप भी सॉड, आईएनजी वाला रूप एस वाला रूप सॉज और आईएनजी वाला रूप सॉइंग। 5 रूप हो। इसी तरह एक शब्द और होता है लाई। लाई, लाई के 2 मीनिंग होते हैं। इसके भी रूप जो हैं अर्थ के ऊपर निर्भर करेंगे। लाई जो है इस ये नाउन भी है, ये क्रिया भी है और क्रिया के रूप में इसके 2 अर्थ हैं। क्रिया के रूप में एक झूठ बोलना, अगर जब हम लाई को झूठ बोलने के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके रूप दूसरे होंगे। इसका दूसरा रूप हो जाएगा लाइड, तीसरा रूप भी लाइड, एस वाला रूप लाइज और आईएनजी वाला रूप लाइंग। एक इसका क्रिया के रूप में अर्थ होता है लाई का, दूसरा अर्थ लेटना या किसी चीज का कहीं पर पड़े होना। जैसे चाबी टेबल पर पड़ी है, पेपर गद्दे के नीचे पड़े हैं, तो उसके लिए भी हम लाई यूज करते हैं और लेटने के लिए भी लाई यूज करते हैं। इसके जब लेटने के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा ले, लाई ले, और तीसरा हो जाएगा लेड, एस वाला रूप हो जाएगा लाइज, वो रहेगा सेम, आईएनजी वाला रूप हो जाएगा लाइंग। ये क्रिया के रूप अर्थ के अनुसार है। झूठ बोलने के लिए लाइट बोलोगे, लेटने के लिए ले बोलोगे पास्ट टेंस के लिए। और ये जो इसका दूसरा रूप है ले, ये एक दूसरी क्रिया भी है। ले जो है ये एक दूसरी क्रिया बन जाएगी। इसका अर्थ होगा लिटाना, लेटना नहीं, किसी को लिटाना। फिर इसके अपने 5 रूप हो जाएंगे। इसका दूसरा रूप होगा ले, लेड, लेड, लेज एंड लेइंग। तो ये मुख्य क्रिया के बारे में हमें ये सब पता रहना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, उसके रूप क्या है, और रूप प्रयोग कब होंगे, काल के अनुसार, टेंस के अनुसार। लेकिन हमें उसके सारे अर्थ पता होने चाहिए। ये मुख्य क्रिया की खास बात है जो हमें पता रहनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, क्रिया का जो आईएनजी रूप है, कोई भी क्रिया का आईएनजी रूप ये नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। किसी भी क्रिया का आईएनजी रूप जो होता है, चाहे आप इसको
स्लीपिंग कह लो, राइटिंग कह लो, कमिंग कह लो, सीइंग कह लो, कोई भी आईएनजी रूप ले लो, ये नाउन का रूप भी होता है, नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, वार्निंग चेतावनी पढ़ते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज डेंजरस और हार्मफुल और इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो ये हमने स्मोकिंग के बारे में बात किया, तो यहाँ स्मोकिंग जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग हो गया। तो कोई भी क्रिया का आईएनजी रूप जो होगा वो नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। और क्रिया का आईएनजी रूप जो है ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। जब हम किसी भी नाउन के साथ इसको प्रयोग कर देंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करें। जैसे अपन पढ़ते हैं कई बारी, नींद की गोलियां, नींद की गोलियों को हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पिल्स, PILLS, पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। तो ये पिल्स क्या है? ये नाउन है, और इसके आगे हमने ये स्लीपिंग लगा दिया। यहाँ स्लीपिंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्रिया का आईएनजी रूप जो होता है ये विशेषण का काम भी कर सकता है और ये नाउन का काम भी कर सकता है। ये भी ध्यान रखना होता है कि वो वाक्य में कहाँ प्रयोग हुआ। ये सब हम यहाँ पर सिखाते हैं, बताते हैं और उदाहरण देते हैं। तो इसी प्रकार क्रिया का जो तीसरा रूप होता है, क्रिया का तीसरा रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। ये क्रिया का तीसरा रूप भी है, क्रिया के रूप में भी यूज होता और साथ में ये विशेषण का काम भी कर सकते हैं। जैसे एक क्रिया होती है तोड़ना, तोड़ने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेक। ये इस क्रिया का पहला रूप है। इसका दूसरा रूप होता है ब्रोक, तीसरा रूप होता है ब्रोकन, एस वाला रूप होता है ब्रेक्स, आईएनजी वाला रूप होता है ब्रेकिंग। इसका जो तीसरा रूप है ब्रोकन, ये विशेषण का काम भी करेगा। जैसे टूटी हुई हड्डी, हाँ अगले पेज पे कर। जैसे हम उदाहरण लेते हैं टूटी हुई हड्डी, तो हम बोलेंगे ब्रोकन बोन, या टूटा हुआ पेन, ब्रोकन पेन। तो यहाँ ये जो ब्रोकन शब्द है ये क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये नाउन के साथ लगा है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्रिया का तीसरा रूप जो होता है वो विशेषण का काम करता है। क्रिया का जो आईएनजी रूप होता है वो विशेषण का काम भी करता है और नाउन का काम भी करता है। ये सब चीज़ें हमें सीखनी होती हैं और जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं सहायक क्रियाओं की तरफ, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की जब हम बात करते हैं, सहायक क्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो सहायक क्रियाओं में फिर दो भाग हो जाते हैं। दो प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं। एक होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स, सिंपल सहायक क्रियाएं। ये कुल मिला के 13 होती हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 13 हैं। और वो 13 कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल और शैल। 13, अगर आप गिनेंगे इसको, 13 सहायक क्रियाएं सिंपल वाली। और इनको जब प्रयोग करना है तो कोई भी क्रिया जब हम प्रयोग करते हैं तो हम काल के अनुसार करना है। ये जो इज, एम, आर जो है ये वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होते हैं।
जहाँ भी हिंदी में हमें है या हूँ या हो बताना हो तो इज या एम या आर वर्तमान काल के लिए। वॉज और वर जो है ये पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ हिंदी में हमें था या थे या थी लगाना हो। हैज और हैव ये फिर वर्तमान काल के लिए प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होती हैं। हैड जो है ये पास्ट टेंस के लिए होता है। डू और डज जो है ये प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होते हैं, और डिड जो है ये पास्ट टेंस के लिए प्रयोग। तो जो भी क्रिया होगी, चाहे सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, काल को हमको देखना है, काल क्या है। उसके बाद ये जो विल और शेल है ये फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग होते हैं। एक तो ये है 13, इनमें से 2 ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग की जाती है। वो हैं एक डू और एक हैव। इसके 5 रूप हो जाएंगे। डू के 5 रूप क्या हो जाएंगे? डू, दूसरा रूप हो जाएगा डिड, तीसरा रूप हो जाएगा डन, एस वाला रूप हो जाएगा डज, आईएनजी वाला रूप हो जाएगा डूइंग। ये मुख्य क्रिया के रूप में हो गए। और सहायक क्रिया में भी डू है, तो ये सहायक क्रिया भी है, मुख्य क्रिया भी है। इसमें से 3 रूप जो है, एक डू, एक डिड और एक डज, ये सहायक क्रियाएं भी हैं और मुख्य क्रिया के रूप भी हैं। इसी तरह एक मुख्य क्रिया है हैव, ये सहायक क्रिया भी है और मुख्य क्रिया के रूप में। डू का मतलब होता है करना, किसी काम का करना, और हैव का मतलब होता है खाना या पीना। कोई चीज़ हम खाते या पीते हैं तो अपन हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, जहाँ ईट या ड्रिंक लगाते हैं। तो हैव के 5 रूप क्या हो जाएंगे? दूसरा रूप हैड, तीसरा भी हैड, एस वाला रूप हैज, आईएनजी वाला रूप हैविंग। 5 रूप हो गए हमारे। और इसमें से हैव और हैड और हैज ये सारे सहायक क्रिया भी हैं और मुख्य क्रिया के रूप भी रहते हैं। तो एक तो ये 13 हमारी सहायक क्रियाएं हैं। और दूसरे प्रकार की सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडल्स वाली सहायक क्रियाएं। मॉडल्स, मॉडल्स ये भी सहायक क्रियाएं हैं, ये भी सहायक क्रियाएं हैं। इनको हमने अलग क्यों किया वो हम अभी बात करते हैं। लेकिन मॉडल वाली सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? एक होती है विल, एक होती है शेल। विल का जो पास्ट रूप होता है वो होता है वुड, और वुड का जो पास्ट रूप होता है वो होता है वुड हैव। ये 3 रूप हो गए हमारे, विल, वुड और वुड हैव। शैल का जो पास्ट रूप होता है वो होता है शुड, और शुड का जो पास्ट रूप होता है वो होता है शुड हैव। ये फ्यूचर के लिए बात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक तीसरा मॉडल सहायक क्रिया होती है कैन। जब हमें किसी भी प्रकार की क्षमता बतानी होती है, चाहे हम शारीरिक क्षमता बता रहे हो, चाहे दिमागी क्षमता बता रहे हो, चाहे पैसों की क्षमता बता रहे हो, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जहाँ हिंदी में हम बोलना चाहते हैं सकना, मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ, वहाँ पर कैन का प्रयोग। या शारीरिक क्षमता, मैं अकेला इस चीज़ को उठा सकता हूँ, मैं उसे पीट सकता हूँ, कैन लगा। चाहे पैसे की क्षमता बतानी हो, मैं इस चीज़ को खरीद सकता हूँ, मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूँ, कैन लगा। इसका जो पास्ट रूप होता है वो होता है कुड, और कुड का पास्ट रूप होता है कुड हैव। कैन, कुड और कुड हैव। फिर एक मॉडल होता है मे। कि किसी भी प्रकार की संभावना बतानी है, शायद जहाँ पर हिंदी में हम बोलते हैं शायद, या किसी से आज्ञा लेनी है या किसी को आज्ञा देनी है,
या किसी को निवेदन करना है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। और इसका जो पास्ट वाला रूप होता है वो होता है माइट, और माइट का पास्ट वाला रूप होता है माइट हैव। 3 रूप। उसके बाद ये जो शैल का पास्ट रूप होता है शुड, कि हम वर्तमान काल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हमें किसी को नसीहत देने ही हो, नसीहत देने के लिए। जहां हिंदी में एक शब्द बोलते हैं चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए, हमें हर काम समय पर करना चाहिए, तो हाँ हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। इसका एक ही पास्ट रूप हो जाता है और वो होता है शुड हैव। उसके बाद एक मॉडल और होता है मस्ट। इसका हिंदी में अर्थ इसका भी चाहिए ही होता है, लेकिन जिस बात के ऊपर हमें दबाव डाल के बोलना होता है कि आपको ये काम करना ही चाहिए, जोर दे के बोलना है, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये लगभग एक ही अर्थ के हैं और इसका पास्ट टेंस भी मस्ट हैव होता है। फिर एक मॉडल होता है ऑट टू। ऑट टू हिंदी में इसका अर्थ भी चाहिए ही रहता है, लेकिन इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वो काम करना किसी के लिए एक, क्या कहते हैं उसको, कर्तव्य के रूप में हो जाए। जहाँ कर्तव्य की भावना दिखाई गई हो वहाँ पर हम ऑट टू लगाते हैं। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ऑट टू लगा देते हैं। और इसका भी जो पास्ट रूप है वो होता है ऑट टू हैव, चाहिए था, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए था, वी ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, ऐसे होता है। उसके बाद एक और मॉडल होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू ये बीते हुए समय की, पास्ट की कोई आदत बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पास्ट की आदत जो पहले थी वो अब हट गई। पहले जो हम किया करते थे, छोटे होते हम ये करते थे, कॉलेज में हम ये करते, वहाँ हम यूज टू का प्रयोग, और इसका कोई और रूप नहीं होता है, ये सिर्फ पास्ट टेंस के लिए ही प्रयोग होता है। फिर एक मॉडल होता है नीड, ज़रूरत होना, और इसका आवश्यकता होना। इसका पास्ट रूप होता है नीड टू हैव। और एक होता है डेयर, इसका पास्ट रूप होता है डेयर टू हैव। तो ये कुल मिला के ये जो मॉडल्स हैं ये 23 मिलेंगे आपको। 13 ये साधारण वाली सहायक क्रियाएं और 23 मॉडल वाली सहायक क्रिया, कुल 23। अब दूसरी बात यह है कि हमने इनको अलग अलग क्यों किया। उसका कारण ये है कि ये जो 13 सहायक क्रिया हैं इनके साथ हम मुख्य क्रिया लगा के भी इनका प्रयोग कर सकते हैं और बिना मुख्य क्रिया लगाए भी अकेले में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम ए टीचर। तो यहां पर मैंने ये जो एम सहायक क्रिया लगाई है, इसके साथ मैंने कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया। मैं अपना टीचर होना बताने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, तो बिना मुख्य क्रिया के भी लगा सकते हैं और मुख्य क्रिया के साथ मिला के भी लगा सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो ये मुख्य क्रिया भी साथ में लग गई, ये सहायक क्रिया आ गई। तो ये अकेले में भी प्रयोग हो जाते हैं 13 और सहायक क्रिया के साथ लग के भी हो जाते हैं, बिना सहायक मुख्य क्रिया के भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो 23 मॉडल वाली सहायक क्रियाएं हैं ये केवल मुख्य क्रिया के साथ ही प्रयोग होते हैं। इनके साथ कोई ना कोई मुख्य क्रिया का होना जरूरी होता है। बिना मुख्य क्रिया के ये मॉडल वाली सहायक क्रिया नहीं प्रयोग होती। ये हो जाती हैं लेकिन ये नहीं होंगी।
अब दूसरी बात हम यहाँ ये बताते हैं कि जब हमको यहाँ मुख्य क्रिया लगानी है तो वो मुख्य क्रिया कौन सी रूप की लगानी है, उसके लिए हम ये सारे मॉडल्स को यहाँ से बांट देते हैं। जिस भी मॉडल वाली क्रिया के साथ हैव का प्रयोग हो जाता है, इसके साथ जब हम मुख्य क्रिया प्रयोग करते हैं तो वो क्रिया का तीसरा रूप लगाना होता है हमेशा। जब भी हैव आ जाए, जैसे लिखने को हम राइट कहते हैं, राइट का तीसरा रूप होता है रिटन, तो यहाँ रिटन लगाना पड़ेगा। शुड हैव रिटन, माइट हैव रिटन, वुड हैव रिटन, ऑट टू हैव रिटन, तीसरा रूप लगा। और ये जो है इधर वाली बाकी की सहायक क्रियाएं, इसमें हमेशा क्रिया का पहला रूप पर, तो इसलिए ये हमने बांटी हुई हैं चीजें, तो ये देख लीजिए। तो आज हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, और जब हम टेंस करेंगे तब हम देखेंगे कि इन क्रियाओं का प्रयोग वहाँ पर कैसे किया जाता है टेंसेस। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे अगले क्लास में।